नमस्कार साथियों। हम लोगों ने आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के जितने भी पेपर हुए हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। 2011 से लेके और 2022 तक आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के यानी स्कूल विख्यात के हिंदी के जितने पेपर हुए हमने सॉल्व कर लिए हैं। और एक पेपर हमने सेट 2023 का जो हुआ था वो भी सॉल्व कर लिया है। और अब बचा है एक सेट का पेपर। क्यों ना पहले मैंने सोचा सेट ही फ्री कर देते हैं, बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट को हाथ लगाएंगे, क्योंकि एक एक एग्ज़ाम का कवर करेंगे ना तो थोड़ी सही रहेगा, है ना। क्योंकि 2012 का सेट का बचा था, ये हमें सोल्व करना है। और 2023 का तो हमने कर ही लिया। 2012 में सेट के 2 पेपर हुए थे, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। फर्स्ट पेपर तो कॉमन था सबका, तो सेकंड पेपर और थर्ड पेपर हम पहले से सेट के सोल्व करेंगे, उसके बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर के सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, थोड़ा फ़ायदा आपकी वजह से उन्हें ही मिल जाए। क्योंकि हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को फ़ायदा ज़रूर हो, ठीक है ना। तो आपको कम से कम ये कोशिश करनी चाहिए। और आपको मेरे हिसाब से यूट्यूब के इस लिंक का भी अपने स्टेटस में लगाना चाहिए कि आपके दोस्तों को भी इससे फ़ायदा हो, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है। देखो ये क्वेश्चन है पहला, ये अपभ्रंश के मूल स्वर नहीं थे, बताओ अपभ्रंश का मूल स्वर कौन सा नहीं, ये पूछना चाह रहा है। ये तो थे, ये भी थे, ये भी थे, लेकिन ये अपभ्रंश के मूल स्वर नहीं थे, ठीक है ना। ए कैसे बना, ये ए कैसे बना, ए प्लस ई क्या बना, ए, ठीक है। और ये कैसे बना बताओ, ए प्लस ओ, तो ये मूल स्वर नहीं है, इनसे बना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, कौन सा कथन सही नहीं है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति स्वर श्रेणी मागधी और अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है, एकदम सही बात है ये तो। हिंदी की ढ और ढ ध्वनियाँ संस्कृत भाषा से आगत है, ये बात सही है, ये बात सरासर गलत है। ये हिंदी के अपनी ध्वनियाँ हैं। किसकी ध्वनियाँ, हिंदी की अपनी ध्वनियाँ। इन्हें उत्सित वर्ण भी कहते हैं, उत्सित। ये एक मिनट गलत लिख दिया, थोड़ा सा देखो, ये सा लिखा जाता है उत्सित या द्विगुण स्वर भी कहा जाता है ना, ठीक है ना। अगर देखो, मगही बोली बिहारी भाषा से संबंध है, ये बात भी सही है। अवधी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई, ये बात भी सही है, लेकिन ये बात गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न रचनाओं का उनकी विषय वस्तु के साथ सुमेलित क्रम है, ठीक है। अब देखो, प्राकृत पेंगलम, तो ये किसका ग्रंथ है, यह है व्याकरण ग्रंथ, ना ना ना, यह है छंद शास्त्र का ग्रंथ। कैसा ग्रंथ है ये, छंद शास्त्र का ग्रंथ है प्राकृत पेंगलम, ठीक है। शब्दानुशासन, ये क्या है, ये व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। तो राहुल वेल क्या है फिर, राहुल वेल नक्षिक वर्णन मिलता है राहुल वेल में। और वर्ण रत्नाकर ये मैथिली गद्य का ग्रंथ है, ठीक है ना। मैथिली गद्य का ग्रंथ है राहुल वेल, ठीक है। तो अब देखो आप, वर्ण रत्नाकर रचना किसकी है, मैंने काफ़ी बार बात की है और हर दूसरे पेपर में ये क्वेश्चन आया है वर्ण रत्नाकर का। मेरे हिसाब से वर्ण रत्नाकर की आपको एक एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो उसमें आपको रिस्क नहीं लेनी है। क्या पता अगली बार और आ जाए, तो इसके अंदर की भी चीज़ें आपको देखनी है। वैसे हम बात करेंगे जब कंटेंट देखेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप खुद जाए तो इसका अच्छे से इसे सर्च कर लें, क्योंकि इसकी एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये देखो चारों ग्रंथ है ना, ये हर पेपर में आया है, तो इन्हें आप अच्छे से देख लें ना। तो वर्ण रत्नाकर किसकी है, ज्योतिरेश्वर ठाकुर की। किसकी है, ज्योतिरेश्वर ठाकुर की, ठीक है, ज्योतिरेश्वर ठाकुर की। और राहुल वेल किसकी है, ये रोड़ा नामक एक कवि था, रोड़ा, ये 10वीं सदी की शिलांकृत रचना है, ठीक है। शब्दानुशासन पूछ ले तो ये हेमचंद्र की है। किसकी है, हेमचंद्र की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन, अपभ्रंश से प्रभावित रचना है, ये पूछ रहा है अपभ्रंश से प्रभावित रचना कौन सी है। रेवंत गिरिरास, ये है किसका है, विजय सेन सूरी का है। किसका है, विजय सेन सूरी का। रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी का है, ठीक है ना, विजय सेन सूरी का। ढोला मारूरा दोहा, ये किसकी है, कल्लोल की है। किसकी है, कल्लोल की। इसमें ढोला की उम्र थी 3 वर्ष और मारवण की उम्र थी 1.5 वर्ष, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ध्यान रखना। और राहुल वेल,
ये शिलांकृत करती है रोड़ा की, लेकिन अपभ्रंश प्रभावित रचना नहीं है। इसका आंसर तो ये हो गया, ठीक है ना। शिलांकृत करती है राहुल वेल, रोड़ा नामक कवि ने लिखी, 10वीं सदी की रचना है, ठीक है। विशल देव रासो ये किसकी है? ये है नरपति नाला की। किसकी है? नरपति नाला। ये एक श्रृंगारिक रचना है। कैसी रचना है? श्रृंगारिक काव्य, या इसे प्रेम काव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रृंगारिक काव्य या प्रेम काव्य, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, आलवारों के संबंध में असंगत है, यानी गलत पूछ रहा है। इनका समय 6वीं से 9वीं सदी तक का है। एक बात एकदम बात सही है, आलवार 12 है, ये बात भी सही है। अगर नयनार पूछ ले तो नयनार कितने थे? तो ये थे 63, ठीक है। इनकी भक्ति में दास्य, वात्सलता तथा कांता तीनों भावों का मिश्रण मिलता है, ये बात भी सही है। तो ये गलत पूछ रहा है। ये मूलतः शिव के उपासक है, ये बात गलत है। ये किसके उपासक है? आलवार? आलवार विष्णु के उपासक है। किसके उपासक? विष्णु के उपासक। आलवार विष्णु के उपासक थे, ठीक है। और शिव के उपासक कौन थे? नयनार। कौन थे? नयनार शिव के उपासक थे, ठीक है ना। ये चीज़ें देखो, आपको पास की जो चीज़ें बता रहे हैं ना, ये आपको अच्छे से देख लेनी है, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी पेपर तो आप ही सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये आसपास की चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मुझे पता है, क्योंकि इन चीज़ों को देखने के लिए एक नए स्टूडेंट को बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है, तब उसे पता चलता है। और कई बार तो नए स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या नहीं। वो ऐसी ऐसी रचनाएं याद कर लेता है जो आने वाले 10 सालों में भी नहीं पूछी जाएगी, ऐसी रचना वो याद कर लेता है। तो मेरा उद्देश्य एकमात्र यही है कि नए स्टूडेंट को कम से कम ये पता चले कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है ना। क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। देखो, क्या पढ़ना है से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या छोड़ना है, ठीक है ना। भाई पढ़ना तो पढ़ तो कोई लेता है, भाई सारी चीज़ें पढ़ लोगे, इतनी चीज़ें याद नहीं रहती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें छोड़ना क्या क्या है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप थोड़ा आराम से देखें, और आपको यहाँ पर ईमानदारी से सारी चीज़ें बताई जाएगी। और मैंने जो पेपर करवाई है वो आपको पता ही है, उसमें कुछ इधर उधर मैंने चीज़ें आपको ज़्यादा बता दी, या ऐसे ही मैंने मान लो 1.5 होशियारी की, ऐसी चीज़ें तो है नहीं ना। तो काम की चीज़ें हैं वही बताई जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अवधि से संबंधित कवि नहीं है, बताओ। मुल्ला दाऊद चंदेन लिखी थी, अवधि के कवि है। जायसी पद्मावत लिखी थी, अवधि के कवि है। उस्मान चित्रावली लिखी थी, अवधि के कवि है। वरंद ये हिंदी के कवि है, ठीक है ना। इनका एक ग्रंथ था वरंद सतसई। क्या था? वरंद सतसई, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, हम यहाँ एकदम धैर्य से करेंगे। अगर किसी को ज़्यादा जल्दी लगी है तो वो अभी छोड़ के जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो धैर्य से कराया जाएगा सब चीज़ें, क्योंकि सफलता की कुंजी धैर्य है। मैंने पहले भी कहा ना कि 90% छात्र इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनमें धैर्य की कमी होती है। क्या कमी होती है? धैर्य की कमी होती है, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। तो आपको धैर्य के साथ देखना है, धीरे धीरे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये पूरा ग्रंथ जाली है, पृथ्वीराज विषय के बारे में किसने कहा, बताओ। मैंने पहले बता रखा है, किसने कहा बताओ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि ये पूरा ग्रंथ जाली है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने तो अप्रमाणिक माना था। क्या माना था? अप्रमाणिक माना था। ये गुलरी कौन है? पता है, ये हमारे जयपुर गए थे। इनकी एक पत्रिका चलती थी, आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलहक की भारतीय अभिव्यक्ति है। अनलहक, ये अनहलक है, शायद गलत छप गया था उस टाइम। तो इसकी भारतीय अभिव्यक्ति क्या है? ये तो सूफियों का है अनहलक, ठीक है। तो भारतीय अभिव्यक्ति पूछ रहा है, तो इसकी क्या है? अहम अहम ब्रह्म सिंह, ठीक है ना। अहम ब्रह्मामी होता है ना, वैसे ही अहम ब्रह्म सिंह। मैं थोड़ी क्या संस्कृत कमजोर है, आप खुद पढ़ सकते हैं वैसे तो, जो भी है आपको समझ में आना है, ठीक है ना। बाकी मेरे ज्ञान से आपको क्या करना है भाई, आपको तो वो चाहिए ना जो एग्ज़ाम में है। कहाँ है? एग्ज़ाम है, चाहे मुझे ज्ञान हो ना हो, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा कि एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। आप ये ना देखें कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है, वो चीज़ें आप छोड़ो। आपको तो एग्ज़ाम पास करना है, वो आप पास कर लोगे जो यहाँ चीज़ें बताई जाएगी उससे ही, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, आंखड़ियाँ जाई पड़ी पंत निहारी निहारी, जीबड़ियाँ छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। इस साखी पर मुख्यतः प्रभाव है, बताओ। वज्रयान का, या हटियो का, या वेदांत का, किसका बताओ? या सूफी साधना का। तो इस पर सूफी साधना पद्धति का प्रभाव है। आंखड़ियाँ जाई पड़ी पंत निहारी निहारी। अगर मैं आपसे पूछ लूँ ये पंक्ति किसकी है, तो आप क्या बताओगे? बोलो। तो ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की। किसकी है? कबीरदास जी की है। और इस पर सूफी साधना पद्धति का प्रभाव है, ठीक है ना। और ये संत काव्य की पंक्ति है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, पूछ ले किसकी है, ठीक है, प्रभाव पूछ लिया, आगे पूछ ले ये किस संप्रदाय से संबंधित पंक्ति है, तो ये संत संप्रदाय से संबंधित पंक्ति है।
ज्ञानाश्रय शाखा थी ना, उससे संबंधित है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको अच्छे से देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थानी बोली को कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं? मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, ढूंढाड़ी। तो पश्चिमी राजस्थानी बोली को मारवाड़ी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मीरा में भक्ति का प्रमुख रूप पाया जाता है, बताओ दास्य या शक्य या माधुर्य। तो क्या पाया जाता है मीरा में? माधुर्य भाव या कांता भाव। क्या भाव? कांता भाव या माधुर्य भाव पाया जाता है मीराबाई की भक्ति में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम की कृपा प्राप्ति हेतु सीता की अभ्यर्थना तुलसी ने किस कृति में की? बताओ बताओ, इंपॉर्टेंट है। राम की कृपा प्राप्ति हेतु सीता की अभ्यर्थना तुलसी ने किस कृति में की है? बरवे रामायण में या जानकी मंगल में? इसमें की होगी ना, विनय पत्रिका में की है, ठीक है। तो तुलसी ने माता सीता से प्रार्थना की है कि एक दो आता है, मैं लिखूंगा नहीं, आप सुन लेना। कभूक अम्ब अवसर पाई, मोरिये सुधी दाई भी कुछ करुण कथा चलाई, ठीक है ना। ऐसी मतलब विनती की है माता सीता से कि जब भी आपको अवसर मिले तो मेरे बारे में प्रभु श्री राम को जरूर बताना। ऐसी मतलब प्रार्थना तुलसीदास ने विनय पत्रिका में की है, ठीक है ना। एक चीज़ और ध्यान रखना, तुलसी ने मीराबाई को भी लिखा, पहले मीराबाई ने तुलसी को लिखा था, स्वस्ति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसई, 12 बार प्रणाम करूं अब हरहु सोम समुदाय, ऐसे करके। ये मेरे को क्या दुआ अभी पूरा याद नहीं आ रहा, ऐसा कुछ लिखा था, ये मीरा का दुआ था, भाई ऐसा ही पूछ ले, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण, ठीक है, यही पूछ लेना। अब तुलसी दिख रहा है आपको, लेकिन ये पंक्ति किसकी है? मीराबाई की है, इन्होंने तुलसीदास को लिखा था, ठीक है ना। तो तुलसीदास ने इसके जवाब में एक पंक्ति लिखी थी, वो आप ध्यान रखना, कई बार पूछ जाती है, इंपॉर्टेंट है। वो भी पंक्ति किसमें है? विनय पत्रिका में ही है। क्या लिखा? जाके प्रियना राम विदेही, जाके प्रियना राम विदेही, ऐसे करके पंक्ति है पूरी। वो किसने लिखी थी? तुलसी ने मीराबाई को लिखी थी, लेकिन मीराबाई ने तुलसी को ये पंक्ति लिखी थी। जो उसे कष्ट वगैरह दे रहे थे ना, विक्रमादित्य वगैरह समाज के लोग, ये चीज़ तो मीराबाई ने तुलसी को लिखी थी। तुलसी ने वापस जवाब में ये पंक्ति लिखी थी, जाके प्रियना राम विदेही। तो ये तो है तुलसी की और ये है मीराबाई की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित नहीं है, बताओ हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। देखो शुक्ल जी की किताब आपके पास होनी चाहिए, आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब आपके पास होनी चाहिए। और डेली आपको सुबह उठ के शुक्ल जी का चेहरा देखना, वो छोटी मूँछों वाला है ना, किताब पे छपा हुआ, वो जरूर देखना। क्योंकि देखो हिंदी मतलब रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। जो शुक्ल में दे रखा है ना, वो आरपीसी 100% सही मानेंगी, चाहे कहीं नगेंद्र आदि में कुछ भी दे रखा है, लेकिन जो शुक्ल में दे रखा है वो आरपीसी के लिए क्या है? प्रमाणिक है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा था शुक्ल जी ने, ठीक है। तो ये पूछ रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी संबंधित नहीं है, तो यही नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखी थी, पता है आपको। और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में लिखा था। और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये भी 52 में लिखा था। इसकी ट्रिक ध्यान रखना आप, देखो भूमिका से बी, आदिकाल से एल उठाना और उद्भव से यू उठाना, बुआ नहीं है, ऐसा नहीं, सॉरी। हाँ वैसे कहीं से उठा लो आप, बी यहाँ से उठा लो, यू यहाँ से उठा लो और ए यहाँ से उठा लो, ये हो गया बुआ। क्योंकि 52 में ये भी 52 में, बुआ से याद रखना, इनकी कालक्रम पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। बी यू है, यानी भूमिका, उद्भव और विकास और आदिकाल, ये इनका क्रम है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 84 वैष्णवन की वार्ता के कर्ता माने जाते हैं। तो किसकी रचना है 84 वैष्णव की वार्ता? वल्लभाचार्य की है ना, यह है गोकुलनाथ की। किसकी है? गोकुलनाथ की है 84 वैष्णव की वार्ता, ठीक है ना। ये किस भाषा में लिखी गई आपसे पूछ ले तो ब्रज भाषा में लिखी थी। किस भाषा में? ब्रज भाषा में लिखी गई थी 84 वैष्णव की वार्ता, ध्यान रखें आप, ठीक है। और एक और इनकी थी 252 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, ये भी किसकी है? गोकुलनाथ की है, ठीक है। और वल्लभाचार्य का पूछ ले तो इन्होंने पुष्टि मार्ग या अनुग्रह पंथ चलाया था। कौन सा मार्ग? पुष्टि मार्ग या अनुग्रह पंथ, पुष्टि मार्ग या अनुग्रह पंथ किसने चलाया था? वल्लभाचार्य ने, ठीक है। और वल्लभाचार्य का कोई ग्रंथ पूछ ले आपसे तो ध्यान रखना अणुभाष्य, अणुभाष्य किसका है? वल्लभाचार्य का। किसका है? वल्लभाचार्य का, ठीक है। और
वल्लभाचार्य ने 3 प्रकार के जीव बताए, यानी जीवों के 3 प्रकार बताए। कैसा जीव? एक तो पुष्टि जीव। कैसा जीव? पुष्टि जीव। एक मर्यादा जीव, पुष्टि जीव, मर्यादा जीव, और एक प्रवाह जीव। कौन सा जीव? प्रवाह जीव। ठीक है, ये भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, ध्यान रखना। पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। ठीक है, और सूरदास के बारे में क्या ध्यान रखना आपको? सूरदास की 2 रचनाएं ध्यान रखना। एक तो सूर सागर। कौन सा सागर? सूर सागर। और एक सूर सरावली। सूर सागर और सूर सरावली किसकी है? सूरदास की। विठलनाथ की पूछ ले आपसे कोई रचना तो आपको ध्यान रखना कौन सी? यमुनाष्टक। कौन सी? यमुनाष्टक। यमुनाष्टक। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है ना, तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इश्कनामा के रचनाकार है, बताओ। ये तो आपको पता होगा, हमने कई बार बात की। इश्कनामा किसकी है? बोधा की। किसकी है? बोधा की। अगर इश्क लता पूछ ले, इश्क लता, इश्क लता ये किसकी है? बताओ। यह है गणानंद की। किसकी है? गणानंद की। इश्क लता गणानंद की और इश्कनामा बोधा की। ठीक है, आलम की पूछ ले कोई रचना आलम की आपसे, तो आलम की आपको कौन सा ध्यान रखना है? माधवानल कामकंदला। माधवानल, माधवानल कामकंदला किसकी है? आलम की। माधवानल कामकंदला। और एक इनकी और रचना है आलम केली। कौन सी? आलम केली। माधवानल कामकंदला और आलम केली किसकी है? आलम की। ठीक है, बिहारी की थी सबको पता है, बिहारी सतसई। क्या है? बिहारी सतसई किसकी है? बिहारी की। ठीक है, ठाकुर की आपसे कोई पूछ ले तो बताओ। ये तो आप बता दोगे क्योंकि इनके नाम से रचना है। मैं आपको एक बताता हूँ, ठाकुर ठसक ये किसकी है? आप मुझे बताओ। ठाकुर ठसक ये आपको बतानी है। ठाकुर ने कौन सी लिखी? ठसक लिखी, शतक लिखी, कौन सी थी? ये आपको बताना। ठीक है, ठाकुर ठसक पूछ ले तो ये है लाला भगवान दीन की। किसकी है? लाला भगवान दीन की। जिन्होंने बिहारी और देव पुस्तक भी लिखी थी वही लाला भगवान दीन। ठीक है ना, इनकी एक रचना क्या है? ठाकुर ठसक। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये तो आपको बतानी है। मैं आपको पंक्तियाँ बता देता हूँ इसकी, ठाकुर की पहले भी बात की है। एक तो है ना वो डेलसो बना या मेलत सभा के बीच, एक तो ये है। और एक ठाकुर एक ऐसे कवि थे जिन्होंने हिम्मत बहादुर के दरबार में किसी बात पे दुखी होकर तलवार निकाली थी वहीं पर मियान से। ये क्वेश्चन नेट में पूछा था कि कौन से कवि ने हिम्मत बहादुर के दरबार में तलवार निकाली थी, तो ठाकुर ने। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, लोगरी कवित की वो खेल कदी जानो है, ये पंक्ति किसकी बताओ? ये भी ठाकुर की है। ठीक है, किसकी है? ठाकुर की है। भिखारीदास की कोई पंक्ति याद रखनी है आपको, तो वो है ना, ब्रज भाषा हेतु ब्रज भाषा ही अनुमान है। क्या? ब्रज भाषा हेतु ब्रज भाषा ही अनुमान हो, ऐसे ऐसे कविन की बानी सुजानी है। किसकी है? भिखारीदास की। बोधा की पंक्ति मैंने पहले बात कर रखी है, दाता कहाँ सूर कहाँ सुंदर सुजान का। ठीक है, वो ध्यान रखना। वो ठाकुर की तो आ गई। वो घनानंद की क्या है? लोगी लागी लोगी लागत कवित बनाओ तो मोहि तो मेरे कवित बनाओ। ये देखो, लोगरी कवित खेल कर जानो है, ये तो है किसकी? ठाकुर की। और लोगी लागे कवित बनाओ तो वो किसकी है? वो घनानंद की। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, मैं आराम से बता रहा हूँ, आप धैर्य से नहीं देखें क्योंकि आपके पास अभी कम से कम 8 महीने का समय पड़ा है एग्जाम के लिए, कम से कम बता रहा हूँ, और इससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के आरंभिक उपन्यासकारों में नहीं है, बताओ। लाला श्रीनिवास दास, ये तो है, इनका पहला उपन्यास था परीक्षा गुरु, जो हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। ठीक है, देवकी नंदन खत्री, ये भी आरंभिक है, इनका उपन्यास था चंद्रकांत। कौन सा उपन्यास था? चंद्रकांत था। इसे पढ़ने के लिए लोगों ने क्या सीखी थी? हिंदी सीखी थी। ठीक है ना, 1851 में लिखा गया था ये 1882 में लिखा गया था। राहुल शंकर थे ये नहीं थे, ये आरंभिक उपन्यासकार नहीं थे। उपन्यास इन्होंने भी लिखे थे, जैसे सिंह सेनापति। सिंह सेनापति किसका है? राहुल शंकरदयाल का। और इनका एक और है जय योद्धे, जय योद्धे। ठीक है, लेकिन आरंभिक उपन्यासकार नहीं है। ठीक है ना, मेहता लज्जा राम शर्मा, ये आरंभिक उपन्यासकार है। इनका एक उपन्यास था कौन सा? आदर्श हिंदू। क्या था? आदर्श हिंदू। किसका था? लज्जा राम मेहता का, आदर्श हिंदू। ठीक है, और ये हिंदी की फर्स्ट त्रिकथा भी मानी जाती है। कौन सा उपन्यास? आदर्श हिंदू, हिंदी की फर्स्ट त्रिकथा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक नहीं। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, भारतेंदु के जो अनुदित और मौलिक रचनाएं पूछी जाती है ना, आपको जो शुक्ल में दे रखी है ना वो याद कर लेनी है, क्योंकि जो शुक्ल ने मानी है वो एकदम सही है। बाकी बच्चन सिंह और नगेंद्र, इन्होंने 2 रचनाओं को अलग मानी है, किसी ने मौलिक मानी, किसी ने नहीं मानी। आपको उस पर नहीं फंसना है।
ठीक है ना। आपको क्या करना है, जो शुक्ल ने मानी है वो आपको याद कर लेनी है, क्वेश्चन वही आएगा और आरपीसी 101% वही मानेगी, आप चिंता न करें, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है ना। तो भारतेंदु का अनुदित नाटक नहीं है तो कौन सा नहीं है, नील देवी अनुदित नाटक नहीं है, बाकी सारे अनुदित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से नहीं थे, बताओ। पहली बात तो स्थापना कब हुई थी, कई बार बता चुका हूँ, 1893 ईस्वी में, ठीक है। तो श्याम सुंदर दास थे सॉरी दोस्तों, रामनारायण मिश्र भी थे, शिव कुमार सिंह भी थे, लेकिन मदन मोहन मालवीय नहीं थे, ठीक है। फर्स्ट अध्यक्ष पूछ ले इसके तो कौन थे, फर्स्ट अध्यक्ष राधा कृष्ण दास, कौन से दास, राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास नागरिक प्रचारणी सभा के फर्स्ट अध्यक्ष थे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में सम्मिलित नहीं है, बताओ। तो कौन नहीं है, यही नहीं है, राधा चरण गोस्वामी नहीं है, ठीक है। सरस्वती के प्रेरक पूछ ले आपसे, तो प्रेरक कौन थे सरस्वती पत्रिका के, चिंतामणि घोष, कौन थे, चिंतामणि घोष थे सरस्वती पत्रिका के प्रेरक, ठीक है ना, चिंतामणि घोष। और किशोरीलाल गोस्वामी थे, श्याम सुंदर दास, राम राधा कृष्ण दास, तीनों थे। लेकिन 1903 से लेके 1920 तक इसके संपादक कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रसिद्धि इन्हीं से मिली है, जो बाद में द्विवेदी जी का पर्याय बन गई थी सरस्वती पत्रिका, ठीक है ना। और बाकी तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, आगे देख लो आप। निम्न में से छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है, बताओ क्या माना जाता है, घोषणा पत्र। तो पल्लव की भूमिका ये किसने लिखी थी, पंत ने लिखी थी, जो छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है, ठीक है। काव्य कला और अन्य निबंध, यह है प्रसाद का, इसकी है प्रसाद की रचना है, ठीक है। इसकी रचना 1939 में हुई थी। इसमें 8 निबंध हैं, कितने निबंध हैं, 8 निबंध हैं इसमें, ठीक है ना। काव्य कला तथा अन्य निबंध 1939 में, लेकिन निबंध कितने हैं, 8। श्रृंखला की कड़ियाँ पूछ लें तो यह है महादेवी वर्मा का, किसका है, महादेवी वर्मा का, ठीक है। और साहित्य का उद्देश्य ये क्या है, ये भी निबंध है, लेकिन है किसका, बताओ किसका है, प्रसाद का है या प्रेमचंद का, किसका है, प्रेमचंद का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छायावाद की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है, बताओ। आत्म अनुभूति की अभिव्यक्ति है, उपदेश की प्रधानता, नहीं 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 ये नहीं है। तो ये किसकी है, द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है, उपदेश की प्रधानता किसकी है, द्विवेदी युग की, ठीक है ना। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, ठीक है ना। और छायावाद की कल्पना की अतिशयता थी छायावाद में, विस्मय की भावना भी छायावाद में पाई जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तार सप्तक का कवि नहीं है, वही ट्रिक आरा मुक्ति के लिए प्रभा ने गिराया भूषण, तो धर्मवीर भारती नहीं है, ठीक है। बाकी सारे इनकी हमने पहले बात कर रखी है, इसलिए हम क्या बार बार बात नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, लुकमान अली, इन लुकमान अली के लेखक है, बताओ तो कौन है, सौमित्र मोहन, कौन है, सौमित्र मोहन लुकमान अली के लेखक है, ठीक है। तो राजकमल चौधरी, तो इनकी रचना भी आप ध्यान रखना, एक तो मछली मरी हुई, क्या मरी हुई, मछली मरी हुई, किसकी है, राजकमल चौधरी की, मछली मरी हुई, ठीक है। और एक देह गाथा, ये भी किसकी है, राजकमल चौधरी की, देह गाथा। और एक रचना इनकी और है, नदी बहती थी, क्या, नदी बहती थी, ये राजकमल चौधरी की है। मछली मरी हुई, देह गाथा और नदी बहती थी, तीनों किसकी है, राजकमल चौधरी की है। और इम्पोर्टेंट है, हर दूसरे एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। और धूमिल की भी कुछ रचनाएं देख लो, एक है संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक, ये किसकी है, ये धूमिल की है, ठीक है। और इनकी एक रचना है, कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे, आज नहीं सुनना, कब सुनना, कल सुनना मुझे, ये किसकी है, ये भी धूमिल की है। एक रचना इसकी थी, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ठीक है। और एक इनकी थी मोचीराम, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछी हुई है, मोचीराम रचना किसकी है, तो किसकी है, धूमिल की, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। श्याम परमार की पूछ ले कोई रचना तो आपको ध्यान रखनी है, एक तो थी मोर जाल, मोर जाल, ठीक है। और एक इनकी थी अकविता और कला संग्रह, अकविता, अकविता और कला संदर्भ, अकविता और कला संदर्भ किसकी है, श्याम परमार की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्न में से लंबी कविता नहीं है, बताओ कौन सी नहीं, पटकथा ये तो लंबी कविता है, परले की छाया ये भी है, ब्रह्म राक्षस ये भी है, लेकिन अकाल और उसके बाद ये लंबी कविता नहीं है। अब देखो और कौन कौन सी लंबी कविता हो सकती है, तो इम्पोर्टेंट है, उसकी बात करेंगे, वैसे तो खूब है। एक तो अंधेरे में, ये भी लंबी कविता है। एक है राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, ये भी क्या है, लंबी कविता है, ठीक है। और एक है सरोज स्मृति, क्या है,
सरोज स्मृति, ये भी क्या है, लंबी कविता है। ठीक है, अब देखो 6 मैंने बता दी। अब आगे अगला वाला किसी और को मतलब आगे वाले क्वेश्चन में डाल सकता है तो आप पहचान सकते हो। अब पटकथा पूछ ले किसकी है, तो ये धूमिल की। किसकी है, धूमिल की, धूमिल की। परलय की छाया ये किसकी है, यह है जयशंकर प्रसाद की। किसकी है, प्रसाद की। ब्रह्म राक्षस यह है मुक्तिबोध की। किसकी है, मुक्तिबोध की। ठीक है, और अंधेरे में ये भी मुक्तिबोध की। राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति ये किसकी है, ये है निराला की। अकाल और उसके बाद ये किसकी है, नागार्जुन की। किसकी है, नागार्जुन की। प्रगतिवादी कवि थे ना, वही नागार्जुन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से आंचलिक रचना नहीं है, बताओ। मेला अंचल रेणु की है, आंचलिक रचना है। बहती गंगा शिव प्रसाद रुद्र की है, ये भी आंचलिक रचना है। अंधेरे बंद कमरे ये मुक्तिबोध की है, लेकिन आंचलिक रचना है या नहीं है, आंचलिक रचना ये नहीं है। ठीक है ना। बलचनामा नागार्जुन की, ये आंचलिक रचना है। मेला अंचल, बेहती गंगा और बलचनामा तीनों आंचलिक रचना है, लेकिन अंधेरे बंद कमरे मुक्तिबोध की है, लेकिन आंचलिक रचना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये खंजन नयन का आधार है, बताओ। पहली बात तो खंजन नयन किसकी रचना है, अमृतलाल नागर की। किसकी है, अमृतलाल नागर की है खंजन नयन। ठीक है, तो ये किसके जीवन पर लिखी गई है, सूरदास के जीवन पर। ठीक है, तुलसीदास पे भी अमृतलाल नागर ने एक रचना की लिखी थी, वो थी मानस का हंस। क्या थी, मानस का हंस। ठीक है ना, मानस का हंस, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ये पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, बताओ। अरुण कमल की अपनी केवलधार सुमेलित है, बताओ बताओ। सही है। लीलाधर जगुड़ी की, बताओ। बची हुई पृथ्वी, ये भी सही बात है, इनकी है। उदय प्रकाश की अबूतर कबूतर, ये भी सही है। मुक्तिबोध की जमीन पकड़ी है, ये नहीं है। जमीन पकड़ी है किसकी है, केदारनाथ सिंह की। किसकी है, केदारनाथ सिंह की है। केदारनाथ अग्रवाल नहीं, केदारनाथ सिंह की है जमीन पकड़ी है। इनकी एक दो रचना और देख लो जो बार बार पूछी जाती है। एक है यहाँ से देखो, कहाँ से देखो, यहाँ से देखो। कौन कह रहा, केदारनाथ अग्रवाल कह रहा है यहाँ से देखो, ये इनकी रचना है। एक इनकी रचना है अकाल में सारस, अकाल में सारस, ये भी किसकी है, ये भी केदारनाथ सिंह की। एक इनकी रचना है बाघ, शायद ये लंबी कविता भी है। ठीक है ना, बाघ। देखो जमीन पक रही है, अकाल में सारस, यहाँ से देखो, और बाघ किसकी है, केदारनाथ सिंह की। तो मुक्तिबोध की भी कोई रचना बता दो आप, तो अंधेरे में। कौन सी, अंधेरे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। नई कहानी के सिद्धांतकारों में सम्मिलित नहीं है, बताओ। नामवर सिंह है, ये नई कहानीकार थे। राजेंद्र यादव ये भी थे, कमलेश्वर भी थे, लेकिन लक्ष्मीकांत वर्मा नहीं थे। ठीक है ना, ये नहीं थे, है ना। अब इनकी कुछ रचनाएं भी देख लो आप, नामवर सिंह की कुछ रचनाएं। एक तो बकलम खुद, बकलम खुद, ये देखो जहाँ जो भी यहाँ लिख रहा हूँ ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, बकलम खुद, नामवर सिंह। छायावाद, नामवर सिंह। कहानी नई कहानी, कहानी नई कहानी, ये भी किसकी है, नामवर सिंह। और कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, ये भी किसकी है, नामवर सिंह की। और एक रचना इनकी और है दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज, ये भी किसकी है, नामवर सिंह की। ठीक है, देखो बकलम खुद नामवर सिंह, छायावाद नामवर सिंह, कहानी नई कहानी नामवर सिंह, कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और राजेंद्र यादव की कुछ रचनाएं देख लो आप। और जहाँ लक्ष्मी कैद है, जहाँ लक्ष्मी कैद है, पहले सेकंड ग्रेड में लगी रहती थी, अब हट गई है ना। जहाँ लक्ष्मी कैद है किसकी है, राजेंद्र यादव की। और इनकी ये देखो एक छोटे छोटे ताजमहल, छोटे छोटे ताजमहल, छोटे छोटे ताजमहल, ये किसकी है, ये भी राजेंद्र यादव की है। एक इनकी रचना है टूटना, टूटना, ये भी राजेंद्र यादव की। एक है सारा आकाश, कौन सी, सारा आकाश, ये भी राजेंद्र यादव की। एक रचना इनकी और है, याद नहीं आ रही मुझे, मनु भंडारी के साथ लिखी थी, एक इंच मुस्कान, एक इंच मुस्कान, ये भी किसकी है, ये भी राजेंद्र यादव की है। एक है एक दुनिया समांतर, क्या है, एक दुनिया समानांतर, एक दुनिया समानांतर, ये भी किसकी है, ये भी राजेंद्र यादव की। देखो जहाँ लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव, छोटे छोटे ताजमहल राजेंद्र यादव, टूटना राजेंद्र यादव, सारा आकाश राजेंद्र यादव, एक इंच मुस्कान राजेंद्र यादव, एक दुनिया समांतर
राजेंद्र यादव। ये सारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि बार बार ये रचनाएं किसी न किसी पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, लक्ष्मीकांत वर्मा की आप देख लो कोई रचना आपको अगर याद करनी है तो एक ध्यान रखना, एक नाट्य संस्था थी सेतु मंच। क्या सेतु मंच या श्वेत मंच भी आता है कहीं कहीं, आप सेतु मंच से याद रख लेना। ये एक नाट्य संस्था थी जिसकी स्थापना की थी लक्ष्मीकांत वर्मा ने। कब की थी? 1960। ठीक है ना, ये क्या थी? एक संस्था थी। ठीक है, और इनका एक पत्रिका भी थी, मतलब प्रकाशन, वो थी आज की बात। कब की बात? आज की बात। ये भी कब किसकी है? लक्ष्मीकांत वर्मा की। ठीक है, और इनकी कोई रचनाएं आप ध्यान रखना चाहो तो याद रख लो, एक खाली कुर्सी की आत्मा। खाली कुर्सी की आत्मा, ये भी किसकी है? लक्ष्मीकांत वर्मा की। एक है नई कविता के प्रतिमान। नई कविता के प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान, ये किसकी है? नई कविता के प्रतिमान, ये है लक्ष्मीकांत वर्मा की। ठीक है, आपको रह जाएगी याद, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कविता का नई प्रतिमान किसकी बताओ? वो है नामवर सिंह की। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब 30 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, तो बाकी क्वेश्चन हम करेंगे कल, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप ये बड़े वीडियो देख नहीं पाओगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।